नाइन्थ क्लास में मैथ्स में हमारे 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे। अब हम अपना 7वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है त्रिभुज। एक्सरसाइज हम करेंगे बाद में, पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं। त्रिभुज क्या होते हैं? ऐसी कोई भी आकृति जिसकी 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। तो 3 भुजाओं वाली आकृति को क्या कहा जाता है? त्रिभुज कहा जाता है। इसमें एक भुजा है AB, दूसरी है BC, तीसरी भुजा है AC। एक कोण है A, दूसरा कोण है B, तीसरा कोण है C। तो ये त्रिभुज के तीनों कोण हैं। और हमने छठे चैप्टर में सिद्ध किया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये तो सिंपल त्रिभुज है जिसको सभी बच्चे जानते हैं। अब 9th क्लास में हम त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुजों की सर्वांग समता। 2 त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। कब होते हैं? यदि उनके तीनों भुजाएं समान हों, यदि उनके तीनों कोण समान हों, तो वो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। जैसे मान लो हम एक त्रिभुज यहाँ ले लेते हैं ABC, और एक दूसरा त्रिभुज यहाँ ले लेते हैं DEF। मान लो ये AB 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। ये भी 2 सेंटीमीटर है और इसकी ये भुजा 3 सेंटीमीटर और इसकी ये भुजा 4 सेंटीमीटर है। मान लो ये वाला कोण है 60 डिग्री का, ये वाला कोण 45 डिग्री का, और ये वाला जो कोण है वो 75 का है। तीनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 180 डिग्री। 5 और 5 10, 7 6 13, 4 17 और 1 18। इस त्रिभुज के तीनों कोणों का माप भी यही है। ये 75 है और ये 60 है और ये कोण 45 डिग्री है। तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों ही त्रिभुजों का माप एक दूसरे के समान है। भुजाएं भी समान और कोण भी समान। तो जब 2 त्रिभुजों का माप एक जैसा होता है तो उन त्रिभुजों को हम क्या कहते हैं कि ये सर्वांगसम त्रिभुज हैं। सर्वांगसम त्रिभुज कहलाए। त्रिभुज की जगह अगर हम आकृतियां शब्द भी प्रयोग करें कि कोई भी 2 आकृतियां सर्वांगसम कब होती हैं? जब उनके माप समान होते हैं। मीन्स उनकी भुजाएं समान हों, उनके कोण समान हों, तो वो सभी आकृतियां कैसी होंगी? आपस में सर्वांगसम होती हैं। अब त्रिभुज में 3 भुजाएं 3 कोण होते हैं। यदि दोनों त्रिभुजों के तीनों भुजाएं समान हो और तीनों कोण समान हो तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांगसम हैं। इसका मतलब है कि यदि इस त्रिभुज को हम यहाँ से उठाएं और उसको इसके ऊपर लगा दें तो नीचे वाला जो त्रिभुज है वो हमें कहीं से भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं तीनों कोण इसकी तीनों भुजाओं तीनों कोणों को पूरी तरह से ढक लेंगे। तो जब एक आकृति दूसरी आकृति को या एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को कंप्लीटली ढक लेता है, इसको उठाकर इसके ऊपर रखें तो ये पूरी तरीके से इसको ढक ले और नीचे वाला हमें नजर ना आए, वो हो तो 2 लेकिन लगे क्या कि वो एक ही त्रिभुज है, तो ऐसे त्रिभुजों को क्या कहेंगे? सर्वांगसम त्रिभुज। अब सर्वांग समता का निशान क्या होता है? ये निशान होता है सर्वांग समता का। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि त्रिभुज सर्वांगसम कब होते हैं। अब त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए अलग अलग नियम होते हैं। अलग अलग नियम कौन से हैं? अभिग्रहित 7.1, अभिग्रहित 7.1 में है साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम। 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं
और उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के समान हो। तो ये इसमें ये क्या नियम क्या बताता है कि दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे कब? यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के समान हो तो वो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाते हैं। तो इसके लिए हम आकृति बना करके दिखाते हैं। ABC मान लो कि ये है हमारा 3 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर और इस कोण को हमने मान लिया कितना डिग्री है, ये 60 डिग्री है। ऐसा ही एक त्रिभुज हम और बना देते हैं DEF। ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भुजा 4 सेंटीमीटर है और ये वाला कोण कितना है, 60 डिग्री है। नियम सर्वांग समता के लिए क्या होता है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं इसकी तीनों भुजाओं के समान हो, यानी इनका माप समान हो। लेकिन सर्वांग समता के लिए एक कसौटी ये है, एक नियम ये है कि यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के समान है तो वो त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। अब इसके ये भुजा इसके समान और ये भुजा इसके समान और इसका ये एंगल इस कोण ई के इक्वल है तो ये कोण ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। क्योंकि अगर हम इसको मेजर करें और इसको मेजर करें तो ये एक दूसरे के समान मिलेंगे। इन कोणों को मेजर करें आपस में तो ये भी एक दूसरे के समान होंगे यदि दो भुजाएं समान हैं और एक एक कोण समान है। तो ऐसे नियम को क्या कहा जाता है, भुजा, एक भुजा है फिर ये कोण है और ये भुजा है, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम या फिर साइड एंगल साइड। भुजा को साइड बोलेंगे, कोण को एंगल और भुजा को साइड। साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABC सर्वांग सम DEF। अब ये सर्वांग समता के लिए चिन्ह हो जाएगा DEF। तो ये त्रिभुज जो हैं SAS नियम के अंतर्गत सर्वांग सम होते हैं। समझ आ गया है? तो ये एक कसौटी है, इसको याद रखना है क्योंकि जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तो वहाँ पर ये साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम का प्रयोग किया जाएगा। तो ये पता होना चाहिए कि दो भुजाएं होंगी और कोण उनके बीच का होगा, आपस में दोनों त्रिभुजों के समान हो जाएंगे। समझ आ गया है? तो ये तो थी हमारी अभिग्रहित 7.1। इसके बाद हमारी परमेय 7.1 आ जाती है एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम। एंगल साइड एंगल तो एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम क्या है? इसमें देखो नाम क्या है, एंगल एंगल और एक साइड, यानी दो कोण होने चाहिए और एक भुजा होनी चाहिए। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उसकी अंतर्गत भुजा अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा
के बराबर हो। एक त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा, उसके अंतर्गत भुजा का मतलब है कि जो दो कोण जिस भुजा पे बने हुए हैं वो वाली भुजा हमें लेनी है। दूसरे त्रिभुज के दो कोण तथा उसके अंतर्गत भुजा के बराबर हो। या हम एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देखते हैं, ये वाला कोण 60 डिग्री का है और इसको मान लो कि ये वाला कोण 50 का है, ये 60 का है और ये 50 का है। यदि हमें ऐसे दिया गया है, हम देख रहे हैं कि कोण बी किसके समान है, कोण ई के, कोण सी किसके समान है, कोण एफ के, और बी सी भुजा किसके समान है, ई एफ के। तो ये दो कोण हो गए और दोनों कोण किस भुजा पे बने हुए हैं, 4 सेंटीमीटर के ऊपर। ये दोनों कोण किस भुजा पे बने हुए हैं, 4 सेंटीमीटर के ऊपर। तो इस तरह से ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। तो इस नियम को हम क्या कहेंगे, हिंदी में यदि लिखा जाए तो कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम, कोण भुजा कोण। और वैसे हम इसको लिखते हैं एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम। सर्वांग समता का जब चिन्ह लगाया जाएगा तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ, ये त्रिभुज के लिए साइन लगा देते हैं, ये सर्वांग समता के लिए हम लगा देते हैं। तो ये दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम बन जाते हैं इस नियम के द्वारा। फिर एक बात और आ जाती है कि जब दो त्रिभुज आपस में किसी एक नियम के द्वारा सर्वांगसम हो जाए, चाहे वो नियम हमारा साइड एंगल साइड हो, चाहे वो एंगल साइड एंगल हो। अभी हमने ये दो नियम पढ़े हैं, इसको ले लेते हैं। इसमें क्या थी, दो भुजा और एक कोण, तो एक भुजा और बच जाती है। दो भुजा मान लो, एक ये थी एक ये थी, तो एक ये वाली भुजा बच गई। तो जब ये सर्वांगसम इस नियम के द्वारा हो जाएंगे तो ये भुजाएं आपस में कैसी हो जाएंगी, समान। यदि एक कोण समान है और ये दो भुजाएं समान थी तो फिर इसके जो बाकी के कोण हैं वो भी कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। क्योंकि एक बार जब हम दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं तो उनके बाकी के जो पार्ट्स बच जाते हैं वो सभी एक दूसरे के समान होते हैं। अब ASA नियम का यदि प्रयोग किया हमने तो जैसे ASA नियम के अनुसार ये सर्वांगसम हो गए। इसमें एक एंगल तो ये इसके समान है और C F के समान है, तो क्योंकि अब ये सर्वांगसम हो गए एंगल साइड एंगल नियम से, तो जो तीसरा जो कोण है ये वाला, ये भी क्या होगा, एक दूसरे के समान। और ये भुजा इसके समान होगी, ये भुजा इसके समान होगी। क्वेश्चन में हमसे तीनों में से किसी के बारे में पूछ सकते हैं। ये दे दिया जाए कि इसको सिद्ध करो कि ये सर्वांगसम है, साथ में ये बताना होगी ये वाला कोण इसके समान है कि नहीं है। जब सर्वांगसम सिद्ध करेंगे तो इनके कोण भी समान होंगे और भुजाएं भी समान हो जाएंगी, और उसको हम कहते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। जैसे मान लो हम इसमें यही लिख दें कि कोण A इक्वल टू कोण B है। क्यों? क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। एक बार जब हमने दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध किया तो उनके बाकी के जितने भी पार्ट्स बच गए, चाहे वो भुजाएं हैं चाहे वो कोण हैं, जो दे रखा है उनके अलावा वो सब आपस में कैसे हो जाते हैं, समान। और इसके लिए रीजन हम क्या लिखते हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। अब इसको शॉर्ट में भी हम लिख सकते हैं बाय CPCT, ठीक है। तो बाय CPCT हम लिख देते हैं इसके अंदर। अब इसके बाद हम आगे यदि पढ़ें, इसमें अगली पद में हमारी आ जाती है CPCT को अगर हम पूरा फुल फॉर्म में लिखें तो ये होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्सेप्चुअल ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं, उसे हम CPCT या तो ऐसे CPCT लिख देंगे या फिर वो लिख देंगे ब्रैकेट में जब हमें कोई भी भाग समान सिद्ध करना होगा। इसके बाद हम करते हैं एक्सरसाइज 7.1। ये हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए दो नियम पढ़े, साइड एंगल साइड और एंगल साइड एंगल।
चतुर्भुज ABCD में AC इक्वल टू AD है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम ABD है। BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन, इसका फिगर हमें दे रखा है। ACBD ऐसे बनाने का मतलब है ये साइड तो इसके इक्वल है और ये वाला कोण इसके इक्वल है। ये फिगर से हमें देखने पर मिल रहा है। साथ में हमें स्टेटमेंट में भी यही बोला गया कि ये भुजा इसके समान है, ये कोण इसके समान है। तो ये थ्योरम है। इसमें सबसे पहला पार्ट क्या आ जाएगा? दिया। दिया में हम क्या लिखेंगे? जो भी हमें स्टेटमेंट में दिया गया है हम वो लिखेंगे। स्टेटमेंट में यही दिया गया है, चतुर्भुज ABCD में AC इक्वल टू AD है। चतुर्भुज ABCD में एक तो है AC इक्वल टू AD, ये दिया गया है। साथ में ये दिया गया कि जो AB है ये कोण A को समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित का मतलब अब AB कोण A कौन सा है? ये कंप्लीट कोण। इसको दो समान भागों में बांट रहा है। मीन्स ये वाला कोण और ये वाला कोण एक दूसरे के समान है। ये भी हमें दिया गया है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं CAB इक्वल टू DAB। जो त्रिभुज के भाग होते हैं वो एक दूसरे के जो संगत नाम होते हैं वो तुमने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है। जैसे A के संगत क्या होगा, C के संगत क्या होगा, D के संगत कौन सा नाम होगा, B के संगत कौन सा नाम होगा। जैसे हमने लिखा इसमें CAB, तो इसमें हम C के संगत क्या लेंगे? D, DAB। ठीक है, ये तो हमें दिया गया है। सिद्ध करना में हम लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD, हमें ये सिद्ध करना है। फिर हमें ये भी बताना है कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हो, यानी कि वो समान होंगे या नहीं होंगे, उसके बारे में भी हमें बताना है। तो अब क्या करेंगे, हम जिन दो त्रिभुजों को हमने सर्वांगसम सिद्ध करना है हम उन्हीं को ले लेते हैं। हम इसको ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में। अब ध्यान से देखो, इस चतुर्भुज के अंदर दो त्रिभुज हैं। एक तो ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज। इसका नाम है ABC। इस वाले का नाम क्या लिख दिया? ABC। तो इस त्रिभुज का नाम क्या होगा? ABD। अगर हम ABC लिखते हैं, पहले हमने A लिखा, इस त्रिभुज का ये वाला कोण A पे है, तो इस त्रिभुज का ये वाला कोण भी किसके ऊपर है? A के ऊपर है। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे? A। इस त्रिभुज में अब हमने A के बाद B लिखा है, तो ये जो B है ये इस त्रिभुज में भी आता है, कॉमन है, तो इसका हो जाएगा B। और फिर C किसके संगत होगा? D के। तो फिर ये C जब D के संगत होगा तो नाम हो जाएगा ABC तथा ABD में। अगर हम लिखते हैं ACB तो फिर हम लिखेंगे ADB। ठीक है, ये पढ़ा हुआ है 8th क्लास में सभी बच्चों ने। तो ABC और ABD के अंदर क्या क्या है? सर्वांग समता के लिए 3 कथन होने चाहिए। जैसे हमने किया था साइड एंगल साइड 1 2 3, या हमने किया एंगल साइड एंगल 1 2 3। तो 3 कथन हमें लेने हैं। इस क्वेश्चन में 2 हमें दिए गए हैं, तीसरा हमें खुद बताना है कि वो क्या हो सकता है। अब जैसे ये त्रिभुज है ABC, इसकी भुजा AC इस त्रिभुज की भुजा AD के समान है। कहाँ से हम लाए हैं हमें साथ साथ लिखना है। तो ये हमें स्टेटमेंट में दिया गया था। ठीक है, इसके बाद AC इक्वल टू AD के बाद हमारा इस त्रिभुज का ये वाला कोण इस त्रिभुज के इस कोण के समान है। इसको हम लिख देंगे CAB। अब C के संगत क्या था? D, DAB। ये भी हम कहाँ से लाए हैं? हमें ये दिया गया है। ये 2 कथन तो हमें दे रखे। सर्वांग समता के लिए हमें 3 कथन चाहिए। तीसरा कथन हम खुद से निकालेंगे। अब खुद इसमें और इसमें क्या है जो एक दूसरे के इक्वल हो सकता है? ध्यान से देखो, AB एक ऐसी भुजा है जो इसकी भी है और जो इसकी भी, दोनों त्रिभुजों की भुजा है। अब जब दोनों ही त्रिभुजों की भुजा है तो ये आपस में समान होंगी। AB इक्वल टू AB, इसे लिखेंगे कॉमन उभयनिष्ठ। ठीक है, अब ये एक नियम बनता है। ये क्या है? साइड, और ये एंगल, ये साइड एंगल साइड
सर्वांग समता नियम से या कसौटी से त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD सिद्ध हो गया। आगे बताना है कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अब BC को देखो, इस त्रिभुज में कौन सा है, ये BC है और इसमें BD ये है, ये इस त्रिभुज की भुजा है, BD इस त्रिभुज की भुजा है। दोनों त्रिभुज हमने कैसे सिद्ध किए, सर्वांग सम। तो इसके बाकी की जो भुजाएं और कोण है वो कैसे होंगे, समान होंगे। अब BC और BD के बारे में पूछा तो ये दोनों कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ दिखाई नहीं देगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ BC इक्वल टू BD, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, बाय CP CT, यानी कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब सेकंड क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट हमें, फिगर हमें बना करके दी गई है। ये ऐसे बना के दिया गया, मीन्स दोनों भुजाएं समान हैं। साथ में हमें ये ऐसे बना करके दे रखा है, मीन्स दोनों कोण एक दूसरे के समान हैं। अब AC को मिलाया हुआ है और BD को मिलाया हुआ है। स्टेटमेंट में दिया गया है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD इक्वल टू BC और DAB इक्वल टू CBA है। सिद्ध कीजिए ABD सर्वांग सम BAC, BD इक्वल टू AC, ABD इक्वल टू कोण BAC। दिया है चतुर्भुज है, चतुर्भुज की आकृति बना दी हमने। चतुर्भुज ABCD में AD इक्वल टू BC है तथा कोण DAB इक्वल टू कोण CBA है। सिद्ध करना में हम लिखेंगे पहला पार्ट, त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज BAC। सेकेंड पार्ट BD इक्वल टू AC। थर्ड पार्ट है कोण ABD इक्वल टू कोण BAC। तीन पार्ट्स हैं, ठीक है। परिमाण, तीसरा पार्ट क्या होता है, परिमाण। पहला भाग सिद्ध करेंगे क्योंकि इसमें पार्ट्स आ गए अलग अलग। तो दे तो ये रखा था भुजाएं समान है और ये कोण समान है। सबसे पहले दिया हुआ है ABD त्रिभुज। अब देखो ABD कौन सा है, ABD, ये वाला त्रिभुज। सर्वांग सम BAC, BAC, ये वाला त्रिभुज, यानी ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल एक दूसरे के सर्वांग सम हमें सिद्ध करना। तो हम इन्हीं के नाम लिखेंगे पहले, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज BAC में ABD और BAC में हम देखते हैं क्या समानताएं हैं। दो समानताएं तो हमें दी गई हैं। ABD इस ट्राइंगल का AD, BAC इस ट्राइंगल के BC के समान है। वैसे तो चतुर्भुज की ये दोनों भुजाएं हैं, अलग अलग त्रिभुज लें तो ये इस त्रिभुज की भुजा है और ये इस त्रिभुज की भुजा है, तो दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। AD इक्वल टू BC कहाँ से लाए हम, ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है। सेकंड पार्ट क्या इक्वल है, देखो ये ट्राइंगल था ABD, इसका कोण A, ये ट्राइंगल ABC, इसके कोण B के इक्वल है। ये कोण B इसमें आता है, कोण A इसमें आता है। DAB इक्वल टू कोण CBA, ये भी हम कहाँ से लाए हैं, हमें दिया गया DAB CBA।
ठीक है। अब तीसरा कथन हमें बताना है अपने आप से, ये दो तो हमें दे रखे हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं, स्टेटमेंट में दिए गए हैं। अब तीसरा कथन क्या हो सकता है, अब ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल की एक भुजा ए बी है और इस ट्राइंगल की एक भुजा भी ए बी है, तो ये इसमें भी आती है और ये इसमें भी आती है, तो ये क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। ए बी इक्वल टू बी, उभयनिष्ठ। अब ए बी इक्वल टू बी है, हमने ए बी इक्वल टू ए बी क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, क्योंकि ये इसके संगत इसी प्रकार से हैं। ए बी जब हमने यहाँ लिखा था ए बी, तो यहाँ पर ये क्या लिखा है, बी ए के संगत क्या है, बी, बी के संगत क्या है, ए। तो जब हम ए बी लिख रहे हैं तो इसका यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम बी ए लिखेंगे। कई बार ए बी इक्वल टू ए बी ही होता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था। तो ये नियम कौन सा हो गया, साइड एंगल साइड, सर्वांग समता नियम से। त्रिभुज एबीडी सर्वांगसम त्रिभुज बीएसी। फर्स्ट पार्ट हमारा सिद्ध हो गया। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या सिद्ध करना है, BD इक्वल टू AC। अब BD और AC क्या है, ध्यान से देखते हैं। BD ये है, AC ये है। ये जो BD है ये इस त्रिभुज की भुजा है और जो ये AC है ये क्या है, इस त्रिभुज की भुजा। इन दोनों त्रिभुजों को हमने फर्स्ट पार्ट में क्या सिद्ध किया, सर्वांगसम। तो ये भी कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो पहले तो हम इसी कथन को लिखेंगे, त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज BAC, ये हमने सिद्ध किया है पार्ट फर्स्ट में। तो यदि ऐसा है तो क्या हो जाएगा, BD इक्वल टू AC बाय CPCT, ठीक है। यदि हम इसे सेकंड पार्ट ना दिया गया होता, बस ये दे देता ऐसे ये सिद्ध करो, तो हम यहाँ इसके नीचे ही लिख देते, इसी पार्ट में ही, अलग से पार्ट नहीं बनाते, हम यहाँ लिख देते BD इक्वल टू AC बाय CPCT, क्योंकि ये त्रिभुज सर्वांगसम है। लेकिन अब पार्ट अलग बना दिया, सेकंड नंबर इसको दे दिया, तो सेकंड नंबर जब डालेंगे तो इसको हम दोबारा से लिखेंगे कि हमने ये सिद्ध किया था, इसकी वजह से ये इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल। सेकंड पार्ट हमारा सिद्ध हो गया है। अब थर्ड पार्ट में आ जाते हैं, ABD इक्वल टू BAC। देखो ABD कौन सा है, ABD मीन्स ये वाला को, केवल ये वाला को। BAC BAC मीन्स ये वाला को। हमें इस कोण को इस कोण के समान सिद्ध करना। अब ध्यान से देखो कि ये वाला जो कोण है वो कौन से वाले त्रिभुज में आता है, ABD इसमें आता है, आता है ना, सिर्फ ये वाला। और सिर्फ ये जो कोण है, केवल इतना, ये कौन से त्रिभुज में आता है, इस, ये देखो यहाँ पे दोनों भुजाओं को ऐसे टच कर रहा है, तो ये इस त्रिभुज में आ रहा है। और इन दोनों त्रिभुजों को हमने क्या सिद्ध किया है, एक दूसरे के सर्वांगसम। तो इन दोनों त्रिभुजों के जो ये कोण हैं आपस में, ये कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो हम फिर से उसी कथन को लिखते हैं, त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज BAC। ये हम कहाँ से लाए हैं, हमने इसे सिद्ध किया है फर्स्ट पार्ट में। इसलिए कोण ABD इक्वल टू कोण BAC बाय CPCT। थ्योरम जब सिद्ध हो जाएगी तो नीचे हम लिखेंगे इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड। तो ये थ्योरम भी हमारी सिद्ध हो जाती है। बहुत ही आसान थ्योरम है, कोई मुश्किल नहीं है। एक बार हमने दोनों त्रिभुजों को एक दूसरे के सर्वांगसम सिद्ध किया, फिर ये जो दोनों पार्ट्स है ये इन्हीं दोनों के हैं। जब ये सर्वांगसम है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल बाय CPCT। सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर हमें इसकी बना रखी है।
ये ऐसे बना करके दिया गया है, मीन्स दोनों एंगल कितने कितने डिग्री के हैं, 90 90, और दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये ऐसे बना करके दिया गया है, इसका मतलब है ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, समान। एक तो ये कोण समान है और एक ये भुजा समान हमें दी गई है। स्टेटमेंट में हमें बोला गया है एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब हैं, रेखाखंड है, दर्शाइए CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। दिया है एक रेखाखंड AB पर, ये AB है, BC इसके ऊपर लंब है और AD इसके ऊपर लंब है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं BC लंब AB तथा AD लंब AB, दोनों ये लंब दिए गए हैं। सिद्ध करना, स्टेटमेंट में बोला गया है कि CD AB को समद्विभाजित कर रहा है। देखो CD कौन सा है, ये वाला CD, और AB कौन सा है, ये वाला। ये CD इस AB को समद्विभाजित यानी दो समान भागों में बांटता है, ये हमें सिद्ध करना है। अब AB के दो भाग बनते हैं, एक पार्ट यहाँ पर ये OB है, दूसरा पार्ट क्या है, OA। अब ये इसको दो समान भागों में बांट रहा है, हमें सिद्ध करना है, मीन्स ये वाला पार्ट इसके इक्वल हमें सिद्ध करना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं OB इक्वल टू OA। समझ आ गया है, समद्विभाजित करने को हम ऐसे करके लिख सकते हैं। तो अब इसके बाद हम सबसे पहले हमें सिद्ध ये करना है OB इक्वल टू OA। हम ये देखेंगे कि ये दोनों की दोनों जो भुजाएं हैं ये कौन किस किस त्रिभुज में आती हैं। OB, ये OB को ध्यान से देखो, इस त्रिभुज की भुजा है। फिर है OA इस त्रिभुज की भुजा है। यदि हम इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करें तो बाय CP/CT ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम इसको और इस त्रिभुज को एक दूसरे के सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो हम लेते हैं त्रिभुज BOC। अब देखो B के संगत इस त्रिभुज में क्या होगा, 90 डिग्री है इसके ऊपर, तो यहाँ पे 90 डिग्री A पर है, A। O आएगा O के संगत, और तीसरा नाम क्या है, D। इन दोनों त्रिभुजों को हम ले रहे हैं। अब इस त्रिभुज की भुजा BC इस त्रिभुज की भुजा AD के समान है। ये हम कहाँ से लाए हैं, ये हमने यहाँ नहीं लिखा। BC इक्वल टू AD, ठीक है, ये भी दिया गया। अब इस ट्राइंगल का ये वाला कोण और इस ट्राइंगल का ये वाला कोण 90 डिग्री है। कोण B इक्वल टू कोण A, या फिर पूरा नाम लिख सकते हैं CBO। इसका आ जाएगा DAO, प्रत्येक 90 डिग्री या दिया गया है। इसको हम खाली A और B भी लिख सकते हैं, कोण B इक्वल टू कोण A, क्योंकि बिंदु B पे इसके अलावा कोई दूसरा कोण नहीं है, कोण A पे इसके अलावा कोई दूसरा कोण नहीं है। अब ये दो कथन तो हमें स्टेटमेंट में दिए गए थे, तो हमने देख करके लिख दिए। अब तीसरा कथन हम क्या बताएं। तीसरा देखो, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में क्या समानता हो सकती है। ये वाला कोण और ये वाला कोण एक दूसरे के इक्वल होंगे। कैसे कैसे कोण है ये, शीर्षाभिमुख कोण। इसका नाम BOC और इसका नाम AOD। शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अब ये कौन सा नियम बन गया, दो एंगल हो गए और एक साइड हो गई। एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम से त्रिभुज BOC सर्वांग सम त्रिभुज AOD। और जब ये त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके संगत भाग समान, इसकी OB इसके OA के इक्वल हो जाएगा। OB इक्वल टू OA बाय CP/CT इति सिद्धम। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा सबको।
इसके बाद चौथा क्वेश्चन आ जाता है LM, ये दो समानांतर रेखाएं हैं और ये दो अन्य समानांतर रेखाएं हैं P और Q। ABCD, ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं, ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं। ये दोनों समानांतर रेखाएं इन दोनों समानांतर रेखाओं को ABCD बिंदुओं पर काटती हैं। ऐसा ही हमें दिया गया है, तो हम यहाँ लिखेंगे दिया है L तथा M दो समानांतर रेखाएं हैं जो अन्य दो समानांतर रेखाओं L और M कौन कौन से अन्य दो? P और Q। P तथा Q को प्रतिच्छेद करती हैं। यह ऐसा हमें दिया गया है। अब सिद्ध करना है हमें इसके अंदर ABC सर्वांगसम CDA। ABC सर्वांगसम CDA। अब हम ये देखते हैं कि ABC और CDA कौन सा है। ABC ये वाला त्रिभुज, CDA ये वाला त्रिभुज। हमें इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को क्या सिद्ध करना है? सर्वांगसम सिद्ध करना। ठीक है, ये कई दो तरीके से हो सकता है क्वेश्चन। सबसे पहले ये देखो LM के समानांतर है, L समानांतर M, ये हमें दिया गया है। L जब M के समानांतर है तो इसका ये वाला पार्ट इसके इस पार्ट के समानांतर होगा। पूरी दोनों रेखाएं आपस में समानांतर हैं तो इनके पार्ट्स जो हैं वो भी कैसे होंगे? एक दूसरे के समानांतर ही होंगे। तो L का पार्ट AD समानांतर M के पार्ट BC का होगा। ठीक है, इसी तरह से P की समानांतर Q हमें दे रखा है। जब ये इसके समानांतर है तो इसका ये वाला पार्ट इसके इस पार्ट के इक्वल हो जाएगा। AB समानांतर CD, ये हो गया। अब ये देखो ध्यान से, जब AD समानांतर BC है तो ये कैसी रेखा है? तियरक रेखा है। AC एक तियरक रेखा। जब ये और ये तियरक रेखा है तो ये कोण और ये वाला कोण कैसे होंगे? बताओ, एकांतर कोण होंगे। ये समानांतर, ये तियरक रेखा, तो ये कोण कैसे होंगे? एकांतर कोण। अब ऐसे ही ये वाली रेखा इस रेखा के समानांतर है, ये है तियरक रेखा, तो ये वाला कोण क्या होगा? इस कोण के इक्वल। नाम डाल देते हैं, इसका डाल देते हैं 1, इसको डाल देते हैं 2, इसे डाल देते हैं 3 और इसे डाल देते हैं 4। ठीक है, नंबर कैसे भी डाल सकते हो, 1 2 3 4 अपनी मर्जी से कैसे बना सकते हो। तो अब हमें इसमें बताना है AC एक तियरक रेखा है तो कोण 3 किसके इक्वल हो जाएगा? कोण 4 के। कोण 1 किसके इक्वल होगा? कोण 2 के। तो अब हम ले लेते हैं इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDAB। हमने ये त्रिभुज लिए,
अब ए बी सी इस त्रिभुज के अंदर ये वाला कोण ए सी डी ए इस त्रिभुज के अंदर इस कोण के समान है, तो इसका कोण 1 इसके कोण 2 के समान है। इसे हम क्या नाम देंगे? एकांतर अंतःकोण। एक कथन ये हो गया। दूसरा कथन, इस त्रिभुज का ये वाला कोण इस त्रिभुज के कोण 3 के समान है। कोण 4 इक्वल टू कोण 3, ये भी कैसे कोण है? एकांतर अंतःकोण। ठीक है, ये दोनों हमने इनके द्वारा निकाल दिए कि जब ये रेखाएं समानांतर है, ये तियरक रेखा, तो ये कोण कैसे हुए? एकांतर कोण। अब ध्यान से देखो, दोनों कोण किस भुजा पे बने हुए हैं? एसी पे। और ये दोनों कोण भी किस भुजा पे बने हुए हैं? एसी पे। तो ये भुजा क्या होगी? एक दूसरे के इक्वल, एसी। अब एसी के जो संगत नाम है वो क्या होगा? ए के संगत क्या है? सी, और सी के संगत क्या है? ए। तो ए के संगत सी और सी के संगत ए। क्या हो जाएगा? ये दोनों हैं तो एक ही। अब नियम देखो कौन सा हो गया? ये एंगल है, ये एंगल है और ये साइड है। तो एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम से त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज सीडीए इति सिद्धम। ठीक है, तो ये हमारे 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन सभी बच्चों को?